जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कि मंचूरिया संकट पर एक निबंध लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि चीन और जापान के बीच युद्ध हो रहा था और जापान ताकतवर देश था। तो चीन के ही एक शहर का नाम है मंचूरिया। तो जापान मंचूरिया पर हमला करके उसको अपने कब्जा में कर लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है मंचूरिया संकट। तो इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। तो मंचूरिया जो है ना, वो चीन के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित एक बड़ा और संपन्न क्षेत्र है। मतलब कि क्या है, आखिर मंचूरिया पर ही जापान का नज़र क्यों पड़ा? आखिर जापान को कुछ तो वहाँ से फ़ायदा होगा। तो ये जो ये मंचूरिया है ना, वो चीन में पड़ता है। चीन में कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है, ठीक है। अगर इतना नहीं लिख पाओगे तो सीधा सीधे लिखोगे जो मंचूरिया वो चीन का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा है और संपन्न क्षेत्र है। मतलब संपन्न क्षेत्र मतलब इस इलाका में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा, खनिज, उपजाऊ कृषि भूमि के मामले में बेहद ही धनी है। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ कोयला भी है, लोहा भी है, खनिज भी है और उपजाऊ मिट्टी भी है, जिसकी वजह से कृषि भी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो यही सब चीज़ों को जापान पाने के लिए यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। अब आगे देखिए, 1930 के दशक में कहाँ बात हो रहा है? 1930 के दशक में। अगर आपको डेट वगैरह याद नहीं रहता तो सीधा सीधे आप क्या बोलेंगे? चीन के भीतर, ऐसे इस डेट को छोड़ देंगे, ठीक है। चीन के भीतर राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। मतलब जिस समय जापान जो था वो चीन के मंचूरिया पर हमला करना चाह रहे थे, उसी समय चीन के जो भीतर था ना, यानी कि चीन जो देश था उसके अंदर राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और वहाँ की सरकार कमज़ोर थी। उस समय वहाँ की सरकार मजबूत नहीं थी कि अगर कोई हमला कर दे तो जीता जा सके, ठीक है। वहाँ की सरकार बिल्कुल क्या थी? कमज़ोर थी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, चीन का पड़ोसी ही देश एक अपना जापान, एक छोटा देश था लेकिन तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा था, ठीक है। जापान के पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन इसके पास कारखाना को चलाने के लिए यहाँ पर कच्चा लिखा गया, कच्चा, ठीक है। क्या होगा? कच्चा। जापान के पास जनसंख्या बढ़ रही थी, ऐसे कंडीशन में अधिक से अधिक कारखाना चलाना था इसको। अब अधिक से अधिक कारखाना तो चला लेंगे, लेकिन कारखाना में आने वाले जो कच्चा माल है जैसे कोयला, लोहा, खनिज, ठीक है, कृषि के जो उपजाऊ चावल है वो सब चीज़ें इसको मिलेगा कहाँ से? तो ये सब चीज़ मिलेगा इसको कहाँ से? तो ये चीन के मंचूरिया से ही मिलेगा, इसलिए वहाँ पर ही कब्जा करना चाहते थे। इसलिए जापान का नज़र हमेशा से मंचूरिया के खजाने पर ही था कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको जीत लेंगे और वहाँ से सारा माल को अपने ही देश मंगाएंगे और यहाँ पर कारखाना हम चलाएंगे और फ़ायदा कमाएंगे। इसलिए जापान जो है वो मंचूरिया पर हमला करना चाहता है। यहाँ पर दो ही देश का बात है, चीन जापान, ठीक है। जो कि चीन कमज़ोर उस टाइम पड़ जा रहा था और जापान जो था वो मजबूत पड़ जा रहा था, क्योंकि जापान की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। आगे देखते हैं संकट के कारण कि आखिर मंचूरिया संकट का क्या कारण था। आखिर जापान जो है वो मंचूरिया को क्यों लेना चाहता है और किस प्रकार से वो वहाँ पर अपना कब्जा भी कर लेता है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक मंदी। जो इस समय की बात है ना, लगभग 1929 का, उस समय आर्थिक मंदी आ चुका था। सभी देश तरस रहे थे, किसी के पास उतना ज़्यादा धन दौलत था नहीं, ठीक है। खाने पीने की समस्या। तो आगे देखो, अगर डेट लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आप इस प्रकार से लिखोगे कि दुनिया भर में आई भयंकर आर्थिक मंदी के कारण जापान का व्यापार ठप हो गया था, ठीक है। आर्थिक मंदी का मतलब ये दोस्तों, किसी भी देश की व्यापार सही से नहीं चलना, किसी भी देश का मुनाफा ज़्यादा नहीं होना, है ना। तो उस समय क्या हो चुका था, आर्थिक मंदी के कारण जापान का जो व्यापार था ना वो ठप हो चुका था। जापान का उतना ज़्यादा बिजनेस चल नहीं रहा था, उसकी वजह से जापान का जो फ़ायदा था ना वो उतना नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जापान के नेता और उनके सेना को लगा कि अगर वे मंचूरिया पर कब्जा कर ले तो उन्हें कच्चा माल भी मुफ्त मिलेगा। यानी इनको लगा कि सारे कच्चा माल तो हमारा चीन के मंचूरिया में पड़ा हुआ है और अगर वहाँ से हमको लेना है तो हम क्यों पैसा देकर के लें, फ्री में ले लेंगे। तो इसके लिए पहले वहाँ पर हमला करते हैं, उस जगह को अपने ही अंदर कर लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसा लगने लगा और आगे क्या होता है, उसके सामान के लिए एक बड़ा बाज़ार और भी मिल जाएगा। और उनको ये भी लगा कि उनके सामान के लिए, यानी कि जो भी मंचूरिया के पास सामान है उसके लिए एक बड़ा बाज़ार भी मिल जाएगा। मतलब मंचूरिया का एक खजाना हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है। जापानी सेना की शक्ति। जो जापान की सेना थी ना उस समय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और चीन की सेना कमज़ोर पड़ चुके थे, इसीलिए तो चीन पर ये हमला करना चाहते थे ना।
जापान की सेना बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी और वह वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार की बात नहीं सुनती थी। यानी कि जापान की सेना बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी, इतना शक्तिशाली कि जो जापान के जो सरकार है ना उसकी बात ये नहीं सुनते थे। और सेना का मानना था कि युद्ध और साम्राज्य विस्तार से ही जापान का गौरव बढ़ सकता है। मतलब कि जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे और जब तक अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, विस्तार मतलब दूसरे के जगह को जब तक नहीं छीनेंगे, तब तक हमारा जापान का गौरव मतलब हमारा जापान का इज्जत नहीं बढ़ेगा, हमारा जापान का जो रुतबा है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप सीधा सीधे ऐसे लिखेंगे कि जापान का जो सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी और वहाँ जापानी का सेना का ये कहना था कि जब तक हम दूसरा देश से युद्ध नहीं करेंगे और दूसरा देश को नहीं जीतेंगे, तब तक हमारा जो जापान है इसका गौरव, इसका इज्जत सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये युद्ध भी करना चाहते थे। यहाँ के सैनिक ही उतबला हो रहे थे युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है रेलवे का नियंत्रण। देखो रेलवे का नियंत्रण का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये समझो कि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, चीन का एक मंचूरिया जगह है, तो मंचूरिया में रेलवे पर एक नियंत्रण था रूस का। पहले से रूस उस जगह पर कब्जा कर रखे थे और वो अपना रेलवे चलाते थे। अब क्या किया, जब जापान रूस को भी हरा दिया ना, जापान जब रूस को भी हरा देते हैं तो उस मंचूरिया जगह पर जो रेलवे को चलाया जाता है वो भी जापान ले लेते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लो कि चीन है और चीन का ये मैंचूरिया जगह है। ठीक है, चीन का क्या है, मैंचूरिया जगह है। और ये जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, रूस है। ठीक है, और ये मान लो कि हमारा क्या है, जापान है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, ये तो पूरा हमारा क्या मैंचूरिया है, तो मैंचूरिया के ही एक छोटे से इलाका जहाँ पर एक दक्षिण मंचूरिया रेलवे, ठीक है, दक्षिण मंचूरिया क्या था, रेलवे था, वहाँ पर रूस का कब्जा था। ठीक है, अब चूंकि जापान जो पहले से ही रूस को हरा चुका था, तो जब रूस को हरा दिया था तो जो रूस पहले से कब्जा कर रखा था यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट पे, तो इस रेलवे डिपार्टमेंट पर अब किसका कब्जा हो गया, जापान का कब्जा हो गया। ठीक है, लेकिन जापान इतना ही पर कब्जा नहीं करना चाहता था, ये पूरे के पूरे मंचूरिया पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, रेलवे का नियंत्रण। रूस को हराने के बाद जापान को मंचूरिया में दक्षिण मंचूरिया रेलवे चलाने और उसका सुरक्षा के लिए अपनी सेना रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अब ये क्या कर सकते थे, वहाँ पर अपने सेना को रख सकते थे। यह जापानी सेना के लिए चीन की ज़मीन पर घुसने का एक सीधा जरिया मिल गया। अब जो जापानी सेना था ना, उसको चीन में घुसने का एक सीधा मौका मिल गया। क्यों मौका मिल गया, क्योंकि दक्षिण मंचूरिया रेलवे वहीं था, मंचूरिया के अंदर ही था, तो इसको दक्षिण मंचूरिया रेलवे तक जाने का मौका मिल गया। अब उसी के माध्यम से पूरी मंचूरिया पर क्या कर लेंगे, ये कब्जा कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा है जापान का साजिश। देखो जापान किस प्रकार से षड्यंत्र रचता है। ठीक है, जापानी सेना ने खुद ही मुकडेन शहर के पास अपनी दक्षिण मंचूरिया रेलवे की पटरी पर एक छोटा सा बम धमाका किया। देखो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि जो अब दक्षिण मंचूरिया रेलवे का डिपार्टमेंट है वो किसके हाथ में आ चुका है, जापान के हाथ में आ चुका है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पहले रूस के हाथ में था। ठीक है, तो रूस को हराने के बाद ये डिपार्टमेंट अब ले लिया जापान, जबकि ये जगह हमारे चीन में ही है। ठीक है, लेकिन अब ये किसके हाथ में आ गया, जापान के हाथ में आ गया। तो जापान ही दक्षिण मंचूरिया रेलवे की पटरी पर एक छोटा सा बम धमाका करता है, और ये कौन सा शहर के पास, लगभग मुकडेन शहर के पास। तो अगर ये शहर नहीं लिख पाओगे तो सीधा सीधा लिखना, जापानी सेना ने दक्षिण मंचूरिया रेलवे की पटरी पर एक छोटा सा बम धमाका करता है। छोटा सा बम धमाका, उससे उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता पटरी का। ठीक है, पटरी मामूली नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक का उसके बाद एक कुछ मिनट बाद वहाँ का ट्रेन भी सुरक्षित से गुजर गया, कुछ भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हुआ। अब देखो चालबाजी जापान क्या खेलता है, लेकिन जापानी सेना ने तुरंत इसका झूठा आरोप चीन के सैनिक पर मोड़ दिया। ठीक है, यानी कि चीन के सैनिक पर आरोप लगा दिया कि यही दक्षिण मंचूरिया रेलवे की पटरी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन हमारी संपत्ति को नष्ट कर रहा है। ठीक है, जो हम कब्जा किए हैं दक्षिण मंचूरिया रेलवे पर, वो चीन क्या कर रही है, हमारे संपत्ति को नष्ट कर रही है बम से ब्लास्ट करके। ठीक है, जापान की सरकार इस मामले को शांति से सुलझाना चाहती थी। ठीक है, जापान की जो सरकार है, सॉरी यहाँ जापान नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, चीन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, चीन, कि चीन की सरकार इस मामले को शांति से सुलझाना चाहती थी कि ठीक है अगर हम ही बम पटके हैं तो शांति से बैठ कर के बात कर लिया जाए।
लेकिन जापानी सेना को तो लड़ाई लड़ना था, तो जापानी सेना ने सरकार की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर जापानी सेना ने पूरे मंचूरिया पर युद्ध कर दिया और कब्जा वहाँ पर कर लिया। ज़रा सोचिए कैसा ये जापान का षड्यंत्र था, कैसा जाल रचते थे। अब आगे देखिए मंचुकुओ की स्थापना। अब देखो जब वो क्या करते हैं, मंचूरिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो मंचूरिया पर बिल्कुल चीन से अलग कर देते हैं मंचूरिया को, और मंचूरिया को एक नया देश बना देते हैं और उसका नाम जो मंचूरिया था पहले, उसका नाम अब दे देते हैं मंचुकुओ की स्थापना। देखो मंचूरिया पर कब्जा करने के बाद जापान ने दुनिया के सामने यह दिखाने का कोशिश किया कि उसने ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, बल्कि वहाँ के लोग चीन से आज़ादी चाहते थे। देखो अब क्या किया, जब वो मंचूरिया पर कब्जा कर लिया ना, तो पूरा दुनिया में ये दिखाना चाहते थे जापान कि हम खुद से वहाँ पर कब्जा नहीं किए, बल्कि वहाँ के लोग ही आज़ादी चाहते थे चीन से, इसलिए हम उसको अलग कर दिए। ज़रा सोचिए, अब जापान ने मंचूरिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया कि जापान से अब ये अलग रहेगा मंचूरिया, और ये अपना एक अलग स्वतंत्र देश रहेगा, और उसका नाम बदल करके मंचुकुओ की रख दिया गया। ठीक है, अब देखो मंचुओं का कठपुतली, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर मंचुकुओ होगा। ठीक है, यानी कि जो मंचुकुओ एक नया देश बना दिया गया ना, उसका कठपुतली राजा बना दिया गया, यानी कठपुतली एक वहाँ पर एक राजा बना दिया गया। तो वहाँ पर कठपुतली राजा का मतलब ये है दोस्तों कि वो राजा हमारे अनुसार से सुनेगा। तो देखो अलग करने में सहायता कौन किया, जापान ही मंचूरिया को अलग किया। अब दुनिया को सामने दिखाना चाहता था कि हम उसको अलग नहीं किए, बल्कि वहाँ के लोग ही चाहते थे कि हम चीन से क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, उससे आज़ाद हो जाएं। तो झूठे नाम के लिए वहाँ पर एक कठपुतली राजा बना दिया। कठपुतली राजा मतलब सिर्फ एक नाम का राजा, बाकी जापान की सरकार जैसे बोलेंगे वैसा ही उनको करना पड़ता था और चलाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन असलियत यह थी कि इस नए देश की जो पूरी कमान थी ना, और सरकार जो थी वो जापानी सेना के इशारे पर ही चलती थी। मतलब कि जो नया राष्ट्र बनाया गया था ना मंचुकुओ को, वहाँ पर एक राजा को बना दिया गया कि हम तुमको जैसे बोलेंगे वैसा ही यहाँ पर राजपाट करना है तुमको। ठीक है, अब इतना जब कुछ मैटर हो गया तो राष्ट्र संघ सामने आती है। ये राष्ट्र संघ कौन है दोस्तों, तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो फिर से दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, अगर कोई देश के बीच लड़ाई लड़ रहा है तो उसको शांति कराने का काम राष्ट्र संघ का था। एक राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे देश शामिल थे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर देश शामिल होते हैं, और अगर कोई भी देश में लड़ाई चलता है तो ये लोग वहाँ पर जा कर के क्या करते हैं, उसको शांति दिलाने का काम करते हैं, और जो गलत होते हैं उसको दंडित करने का काम करते हैं। तो जब चीन पूरा तरीक़ा से परेशान हो गया, जापान दिन प्रतिदिन हमला करते जा रहा था, तो अब चीन को राष्ट्र संघ की सहायता लेना पड़ा। ये नोटिस भेजते हैं राष्ट्र संघ के पास कि हमारे साथ जापान ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हमको हेल्प कीजिए आप। लेकिन राष्ट्र संघ नहीं हेल्प कर पाते हैं, इसीलिए बोला गया राष्ट्र संघ की कमजोरी। देखो चीन इस हमले के बाद खुद लड़ने की स्थिति में नहीं था कि अब वो और भी लड़ सके, मजबूरन में आकर के, इसलिए उसने क्या किया, राष्ट्र संघ से गुहार लगाई। राष्ट्र संघ को पहले विश्व युद्ध के बाद इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में कोई भी बड़े देश किसी छोटे देश पर हमला ना करे और शांति बना रखे, है ना। राष्ट्र संघ का स्थापना इसीलिए किया गया था पहला विश्व युद्ध के बाद कि फिर से कभी भी अगर किसी के बीच युद्ध हो तो शांति बना रहे। ठीक है, और शांति बनाने का काम राष्ट्र संघ को ही दिया गया था। अब आगे देखो क्या होता है, राष्ट्र संघ ने मामलों को जांच करने के लिए अपने आयोग को चीन भेज दिया, क्योंकि चीन सरकार गुहार लगाए थे ना कि हमारे ऊपर हमला होते जा रहा है। तो राष्ट्र संघ ने क्या किया, जांच के लिए चीन में एक आयोग भेज दिया। आयोग मतलब जांच के आयोग भेज दिया, और आयोग के लोगों ने रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि जापान ने जो भी किया आत्मरक्षा नहीं था। यानी जापान जो बोल रहा है कि हम अपने सुरक्षा के लिए चीन पर कब्जा किए, हमको कोई शौक नहीं था, तो वही बताया गया कि जापान ने जो हमला किया ना, वह आत्मरक्षा नहीं बल्कि सीधा सीधी जानबूझ करके हमला किया चीन के ऊपर। मंचूरिया पर चीन का ही अधिकार है और जापान को इसकी सेना को हटानी पड़ेगा। जो मंचूरिया पर जापान की सेना ने कब्जा कर लिया था ना, और उसका नाम बदल दिया था, तो जब आयोग के लोग आते हैं जांच करने के लिए तो कहते हैं कि नहीं, ये चीन का ही था और चीन का ही रहेगा, जापान को यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, अब जापान करे सो करे क्या, नतीजा यानी कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या निकला वो देखिए। जब राष्ट्र संघ ने जापान को दोषी ठहरा दिया तो जापान ने अपना सेना हटाने की बजाय वो मंचूरिया से अपना सेना को नहीं हटाएं, ठीक है, बल्कि राष्ट्र संघ की सदस्यता ही छोड़ दिया। अब इसका मतलब समझो, राष्ट्र संघ कौन थे, जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे, और उन लोगों ने अपने आप में ठाना था कि कहीं भी अगर कोई गलती होगा तो हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। उसमें शामिल कौन था, जापान भी था। अब जापान कहता है कि नहीं, हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जापान उस राष्ट्र की सदस्यता को ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है।
राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी और राष्ट्रसंघ के पास कोई अपना सेना भी नहीं था, ठीक है, कि जो जापान को ज़बरदस्ती दबाया जा सके। लेकिन उस समय कुछ और भी ताकतवर देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, लेकिन ये सब कुछ चाह करके भी जापान का नहीं उखाड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सब जो बड़े देश थे ना, वो आर्थिक मंदी के कारण जापान के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या होता, ब्रिटेन और फ्रांस का भी क्या होता, नुकसान होता। और आर्थिक मंदी चल रहा था, मतलब उस समय बहुत ही ज़्यादा पैसों वगैरह की समस्या चल रही थी, ठीक है। नतीजन क्या हुआ, राष्ट्रसंघ मुख्य दर्शक बना रहा, मतलब राष्ट्रसंघ सिर्फ चुपचाप देखता रहा। राष्ट्रसंघ जो है वो जापान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि राष्ट्रसंघ कमज़ोर है और वह ताकतवर देशों को कुछ भी नहीं कर सकता है। इसे ही देख करके देखा से कि अन्य देश का भी हौसला बढ़ गया कि अरे राष्ट्रसंघ कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमला करो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन्होंने समझ लिया कि अगर वो किसी भी देश पर हमला करेगा तो दुनिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अब देखो, मंचूरिया पर आसानी से जीत मिलने के बाद जापानी सेना ने, जापानी के जो सेना थे वो मंचूरिया पर कब्जा कर लिए थे। राष्ट्रसंघ के कहने पर भी ये अपने सेना को पीछे नहीं हटाएं, अड़े रहे उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मनोबल जो था ना, वो 7वें आसमान पर और पहुंच गया। जापान का जो मनोबल था वो और ऊपर बढ़ गया। इसके बाद ही जापान ने पूरे चीन पर हमला कर दिया और धीरे धीरे करते करते मंचूरिया के बाद जापान ने पूरा चीन पर हमला कर लिया। राष्ट्रसंघ कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, जो कि आगे चल करके फिर से दूसरा विश्व युद्ध तब्दील हो जाता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। जबकि राष्ट्रसंघ को इसलिए बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, शांति स्थापित करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, जापान का उखाड़ नहीं पाए और फिर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है।